अब जो सीकर होते हैं, स्पिरिचुअल सीकर होते हैं, वो क्या करते हैं, बैठे रहते हैं और वो अपने इंट्यूशन से कोई उनको एक फ्लैश आता है, कोई ज्ञान निकालते हैं। जैसे कि आज की तारीख में जो एविडेंस आते हैं, उसके हिसाब से 99% एविडेंस या 99% हम प्रोबेबिलिटी है कि कोई भगवान नहीं है, रीबर्थ नहीं होती, आत्मा नहीं है, इन सब चीजों की। अगर आप 99% सर्टेन है कि कोई चीज नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये चीज नहीं है। और अगर जो दूसरी पार्टी है वो प्रूफ करना चाहती है कि हाँ भाई भगवान है, रीबर्थ है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो एविडेंस प्रोड्यूस करे। दोस्तों, अब से करीब 13 साल पहले नवंबर 2012 में एक बड़ी जबरदस्त डिबेट हुई थी सदगुरु और जावेद अख्तर के बीच में, जो कि शायद आपने देखी भी होगी। और ये जो डिबेट है, इसका टाइटल था फेथ, रीजन एंड इनर इंजीनियरिंग, और ये यूट्यूब पे आपको आसानी से मिल जाएगी। और इसके 43 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं अभी तक, और 28,000 से भी ज़्यादा लोगों ने इस पे कमेंट किया है। अगर हम इसकी जो रील्स बनी हैं उनको हम अकाउंट फॉर करें तो शायद करोड़ों लोगों ने इस डिस्कशन को देखा है। दोस्तों, इसके अंदर एक्चुअली देखा जाए तो बड़ी स्ट्रॉन्ग डिबेट थी फेथ और लॉजिक के बीच में, जहां पे सदगुरु जो है बात करते हैं इनर इंजीनियरिंग की, स्पिरिचुअलिटी की, फेथ की, वहीं पे जो जावेद अख्तर साहब हैं बात करते हैं रीजन की। तो चलिए आज हम जानते हैं कि इसके अंदर जो डिबेट है उसके अंदर क्या कमी है, और क्या सदगुरु सही है या जावेद अख्तर साहब सही हैं। चलिए इसकी आज हम चर्चा करते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि जो सदगुरु जी हैं उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, और सम एंड सब्सटेंस जो उनकी बात का था वो इस प्रकार से है कि एक तो उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि उनकी डेथ 42 की एज में होगी, जो कि गलत साबित हुई उनका प्रोडिक्शन। और उसमें हमें सरप्राइज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के प्रोडिक्शन अक्सर गलत ही होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि हमें पास्ट लाइफ पे या प्रेजेंट लाइफ पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप डिसबिलीव करते हैं तो आप फूल हैं, मूर्ख हैं। इसका रीजन ये उन्होंने दिया कि अगर आप किसी चीज को डिसबिलीव करते हैं या किसी चीज को बिलीव करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप इस बात को एडमिट नहीं कर रहे हैं कि आपको नहीं मालूम है। और इनका ये कहना है कि जो स्पिरिचुअल पर्सन होता है वो एक सीकर होता है, और वो इसलिए वो एक्सेप्ट करता है कि उसको कुछ नहीं पता है, और वो हमेशा जो है ज्ञान के सर्च में रहता है। और अगर आप ये सोचते हैं कि आपको पहले से ही पता है तो फिर आप सीख क्यों करेंगे। तो ये उनका बेसिकली लॉजिक था। तो चलिए हम बात करते हैं कि क्या ये लॉजिक सही है। देखिए, इनका जो आर्गुमेंट है बहुत ही फ्लॉड आर्गुमेंट है, क्योंकि देखिए हम जब कहते हैं कि हम इस किसी चीज के बारे में जानते हैं या नोइंग जो है, उसका मतलब ये नहीं कि उस चीज के बारे में हम 100% जानते हैं। देखिए, नॉलेज जो है वो कोई ऐसी फ्लैश में हमारे माइंड में नहीं आती है कि एकदम से आपको बत्तियां जल गई और साहब आपने एकदम से आपको नॉलेज मिल गया। पिक्चरों में जरूर दिखाई देता है, कहानियों में सुनाई देता, बट ऐसा होता नहीं है। ये जो नॉलेज होती है वो बिट बाय बिट रिलीव होती है, आपको थोड़ा थोड़ा करके आपको पता चलता है, और इस तरीके से आप धीरे धीरे करके पूर्ण नॉलेज पे पहुंचते हैं। तो 100% सर्टेनिटी होने की जरूरत नहीं है अगर हम जानना चाहते हैं किसी के बारे में। तो अब जैसे हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, साइंस का जो एक बहुत बड़ा जो रिसर्च है वो इस्टेब्लिश करता है कि स्मोकिंग करने से हमें कैंसर होता है, लंग का कैंसर। इसके बारे में ऐसा नहीं है कि अगर आप स्मोकिंग नहीं करेंगे तो आपको लंग कैंसर नहीं होगा, और अगर आप स्मोकिंग करेंगे तो सर्दियां आपको लंग कैंसर होगा। मतलब कि हमें 100% नॉलेज नहीं है कि स्मोकिंग और कैंसर के बीच में डायरेक्ट कोरिलेशन है। लेकिन जो रिसर्च में उससे ये पता चलता है कि जो लोग कभी स्मोक नहीं करते हैं उनका जो रिस्क होता है वो 0.25% ही होता है। मतलब सिर्फ 400 लोगों में करीब एक व्यक्ति को ये लंग कैंसर होता है। और अगर आप 20 पैक ईयर से कम कंज्यूम करते हैं तो आपका रिस्क बढ़ के 5% हो जाता है, जो कि तकरीबन 10% की ग्रोथ है। और वहीं पे अगर आप 60 से ज्यादा पैक ईयर्स सिगरेट कंज्यूम करते हैं तो ये रिस्क बढ़ करके 16% हो जाता है, जो तकरीबन 46 गुना ज्यादा है। तो दोस्तों, ये जो स्टडी है वो ये नहीं कहती है कि साहब अगर आप स्मोकिंग करेंगे तो सर्दिया कैंसर होगा। इनफैक्ट 80% से भी ज्यादा ऐसे लोग होंगे जो पूरी जिंदगी स्मोक करते हैं, उनको कभी कैंसर नहीं होता।
और वहीं पे 0.25% ऐसे लोग होंगे जो बिना स्मोकिंग के भी कैंसर हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टडी ये सही नहीं है, क्योंकि जो साइंटिफिक नॉलेज होती है वो हमेशा इंडक्शन रीजनिंग पे बेस्ड रहती है, जहां पे हम कुछ स्टडी करके जनरल कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं, और अगर हमें डायरेक्ट कोरिलेशन मिलता है तो उसको हम नॉलेज मानते हैं। तो ये हमें समझना है कि पूरी की पूरी साइंटिफिक नॉलेज फ्लॉड है अगर हम जग्गी साहब के आर्गुमेंट पे जाते हैं, क्योंकि किसी भी साइंटिफिक नॉलेज में 100% सर्टेनिटी नहीं रहती है, वो धीरे धीरे 100% की तरफ बढ़ती है। शायद हम उसके क्लोज पहुंच जाएं, लेकिन कभी भी 100% सर्टेन नहीं हो सकते। अब जैसे इस मेडिकल नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए, जो कि 100% सर्टेन नहीं है, हमने बहुत सारी डिजीज जैसे टीबी को एलिमिनेट कर दिया। कैंसर भी आज लार्जली ट्रीटेबल है, काफ़ी केस में हम ट्रीट कर सकते हैं अगर हम अर्ली डिटेक्ट करें। यहाँ तक कि जैसा कि आपको मालूम होगा, सिद्धू साहब की जो वाइफ थी, उनको स्टेज 4 कैंसर था, उसका भी ट्रीटमेंट हुआ और वो सही हो गई। तो इस तरीके से हमें ये समझना पड़ेगा कि मेडिकल नॉलेज जितनी भी है या कोई भी नॉलेज है साइंस की, उसमें 100% सर्टेनिटी नहीं, हमेशा उसको इंप्रूव करने का स्कोप रहता है, लेकिन फिर भी हम उसको नॉलेज कहते हैं और उसकी बहुत वैल्यू है, जिससे सारे साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए हैं। अब जो सीकर होते हैं, स्पिरिचुअल सीकर होते हैं, वो क्या करते हैं, बैठे रहते हैं और वो अपने इंट्यूशन से कोई, उनको एक फ्लैश आता है, कोई ज्ञान निकालते हैं। उनके हिसाब से वो बिल्कुल 100% सही, क्योंकि उनके अंदर से आवाज आई है, उन्होंने इंट्यूशन से किया। लेकिन ज्यादातर वो गलत होता है, क्योंकि उस नॉलेज के पीछे ना तो कोई प्रॉपर रीजन होता है, ना कोई प्रॉपर इंपेरिकल एविडेंस होता है, ना कोई रिसर्च होता है, और अक्सर वो नॉलेज फॉल्स होती है। इसी तरीके से अगर हम भगवान की बात करें, रीबर्थ की बात करें, तो अगर हमारे पास में कुछ एविडेंस हैं जो सपोर्ट करते हैं इसके बारे में, कुछ एविडेंस इसके अगेंस्ट में है, तो हम उसके बेसिस पे कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। जैसे कि आज की तारीख में जो एविडेंस आते हैं, उसके हिसाब से 99% एविडेंस या 99% हम प्रोबेबिलिटी है कि कोई भगवान नहीं है, रीबर्थ नहीं होती, आत्मा नहीं है, इन सब चीजों की 1% चांसेस हैं कि हो सकता हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी ये नॉलेज का कोई मीनिंग नहीं है। अगर आप 99% सर्टेन है कि कोई चीज नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये चीज नहीं है। और अगर जो दूसरी पार्टी है वो प्रूफ करना चाहती है कि हाँ भाई भगवान है, रीबर्थ है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो एविडेंस प्रोड्यूस करे, ताकि कॉन्फिडेंस लोगों का बढ़े और उसकी बारे में सबूत इकट्ठा करें। तो इस तरीके से सदगुरु जी का जो स्टेटमेंट है, जब तक हम 100% श्योर ना हो नॉलेज नॉलेज नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि साइंटिफिक नॉलेज कभी भी 100% श्योर नहीं होती, और उसके बावजूद हम जानते हैं कि उसकी कितनी महत्व है और कितनी वो इंपॉर्टेंट है। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं जावेद अख्तर साहब के बारे में। मैं जावेद अख्तर साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैंने उनकी जो एज अ राइटर, एज अ पोएट, एज अ रैशनलिस्ट, मैं उनके बहुत प्रशंसक हूँ, और मैंने उसके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। बहुत ही करेजियस पर्सन है वो, जो कि अपने जो उनके दिल में रहता है उस बात को कहते हैं, डरते नहीं हैं। लेकिन कोई भी इंसान हर समय सही नहीं हो सकता है। तो ये जो बातें उन्होंने इसी डिबेट में कही हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें जिससे मैं डिसएग्री करता हूं, और आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि मैं क्यों डिसएग्री करता हूं, और ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप डिसाइड करें कौन सही है, कौन गलत है। उनकी बातों का सार इस प्रकार से है। उन्होंने कहा कि वो इस बात पे अगर विश्वास करते हैं कि वो गोवा में हैं, या इस धरती पे कोई नॉर्थ पोल है, या इथोपिया एक गरीब कंट्री है, जर्मनी एक अमीर कंट्री है, तो ये जो उनका विश्वास है, फेथ जो है, वो जो बिलीफ है, वो किसी फेथ पे बेस्ड नहीं है, बल्कि रीजन पे बेस्ड है। और उन्होंने फेथ को इस तरीके से डिफाइन किया कि फेथ एक ऐसी चीज है जिसका कोई भी लॉजिक नहीं है, कोई भी रीजन नहीं है, कोई भी रैशनैलिटी नहीं है, कोई विटनेस नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। ऐसे चीजों को हम फेथ कहते हैं। और फिर उन्होंने ये कहा कि फेथ और स्टुपिडिटी या बेवकूफ़ी में कोई फर्क नहीं, क्योंकि दोनों की सेम ही डेफिनेशन है। उन्होंने यहां तक कहा कि फेथ जो होता है हमारे माइंड को पैरालाइज कर देता है, इसका मतलब माइंड को लकवा मार जाता है, और हम ब्लाइंड हो जाते हैं रीजन के लिए, हम रीजन देख ही नहीं पाते। और इसीलिए उन्होंने कहा कि जो फेथफुल व्यक्ति है बहुत बड़े बड़े काम भी कर सकता है, लेकिन दुनिया में सबसे घटिया काम भी वही करता है, जैसे टेररिज्म का। जो दूसरा हिंदी का वीडियो था उसके अंदर उन्होंने इस बात को कहा कि साहब जो फेथफुल लोग होते हैं एक्चुअली एक बीमारी का शिकार होते हैं जिसको सीजोफ्रेनिया कहते हैं, और वो होता है
नॉलेज और फेथ के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में। सिजोफ्रेनिया एक बड़ी सीरियस बीमारी है, मेंटल इलनेस है, जिसके अंदर क्या होता है कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि रियलिटी में जो रियल वर्ड है और जो वर्ड ऑफ इमेजिनेशन है, जो इमेजिन करता है, उसके बीच में क्या डिफरेंस है। मतलब इमेजिनेशन को रियलिटी मानने लगता है और इस तरीके से बड़ा स्ट्रेंज और अनएक्सपेक्टेड तरीके से वो काम करता है। जावेद साहब ने यह भी कहा कि ये दुनिया जो है ऐसे लोगों से भरी हुई है, ये लोग मेजॉरिटी में है और वो अपने को नॉर्मल मानते हैं। उसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति रैशनैलिटी की बात करता है तो उसको लोग पागल कहते हैं, क्योंकि उनका नॉलेज और फेथ सेम है। और ये लोग फेथफुल लोग, इनका नॉलेज और फेथ अलग अलग है, इसलिए वो अपने को नॉर्मल कहते हैं। इन्होंने इस बात को कहा कि अगर फेथ से आपको पीस ऑफ माइंड भी मिलता है तो वो सही नहीं है, क्योंकि वो झूठ पे आधारित है। और उसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि अगर मैं ये मान लूँ कि एलन मस्क मेरा कजिन है और उससे मुझे शांति मिलती है, तो वो किसी तरीके से सही नहीं है। तो दोस्तों, इसके पहले कि हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, कुछ सवाल हमारे दिमाग में आते हैं और आप खुद इस बारे में सोचें और फिर जवाब दें कि क्या कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि जिसके सामने झूठ और सच दोनों प्रेजेंट किया जाए तो वो सच की जगह झूठ पे विश्वास कर ले? ऐसा हो सकता है? आपने कभी किया ऐसा? दूसरी बात यह है, क्या हम किसी चीज को बिना किसी रीजन के एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्या आप मान सकते हैं कि एलन मस्क जो है वो आपके कजिन है? फिर ये जो फेथफुल लोग हैं, क्या वाकई में सिजोफ्रेनिक जैसी बीमारी के शिकार हैं, पागल हैं, बेवकूफ हैं वो लोग? और क्या दुनिया जो लोग लॉजिकली बात करते हैं, रैशनल लोग होते हैं, उनको पागल मानती है? ऐसा होता तो शायद बुद्ध को भी लोग पागल मानते, सारे फिलोसफर्स को लोग पागल मानते। जावेद साहब को इतनी जगह बुलाया जाता है, यही इस बात का सबूत है कि उनको लोग पागल नहीं मानते, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जो सच का पता है वो हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से ही निकाल सकते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन, रीजन, एक्सपेरिमेंट, इंपेरिकल स्टडी, या और भी तरीके हैं सच को जानने के, या बिना उन तरीके के हम सिर्फ साइंस से सबका पता नहीं लगा सकते? तो दोस्तों, आज का जो वीडियो उसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे फेथ और रीजन के बारे में, बिलीफ के बारे में, और हम जानेंगे कि ये जो फेथ होता है या बिलीफ होता है वो रीजन के साथ कैसे कॉम्प्लीमेंट करता है, क्यों ये दोनों मिल के साथ चलते हैं सच की ढूंढने की राह में। और इसके लिए जरूरी है कि आज हम 5 बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझें: ट्रुथ, नॉलेज, फैक्ट, बिलीफ और फेथ। तो चलिए इस वीडियो को आप आखिर तक देखें, क्योंकि आज आप वो सीखने जा रहे हैं जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रुथ की, सत्य की बात करते हैं। सत्य बड़ा आसान सा शब्द लगता है। होता क्या है सत्य? सत्य की डेफिनेशन अगर हम देखें तो सत्य का मतलब है कि जो चीज रियल है, चाहे वो इवेंट हो, चाहे फैक्ट्स हो, उसको हम सच कहते हैं। जो भी स्टेटमेंट है अगर वो सही है तो उसको हम सच कहते हैं। तो जो भी एक्चुअल चीज है, हकीकत है, वो सच है। जो भी बात कही जाए अगर वो फैक्ट के साथ में, रियलिटी के साथ मैच करती है तो वो सच है। लेकिन दोस्तों, सच ढूंढना इतना आसान नहीं है। सच बड़ी मिस्टीरियस होती है। जैसे गॉड है, वैसे सच भी बड़ी मिस्टीरियस होती है। गांधी जी ने ट्रुथ को गॉड कहा। इवन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि आई वॉन्ट टू नो गॉड्स थॉट, द रेस्ट आर मेयर डिटेल्स। इसका मतलब कि सच जो है वो सिर्फ भगवान को पता है। इसका मतलब कि सच जो है जानना आसान नहीं है, सच जानना बड़ा मुश्किल काम है। हमारी जर्नी जरूर होती है सच के लिए, लेकिन क्या हम सच तक पहुंच पाते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। जिसको हम सच मानते हैं उसको एक्चुअली हम नॉलेज के नाम से जानते हैं। नॉलेज, ज्ञान। ज्ञान सही हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो ज्ञान क्या होता है? ज्ञान हमेशा सच नहीं होता है। ज्ञान का मतलब होता है कि जो इंफॉर्मेशन है उसको हम पाएं, एक्सेप्ट करें, एक्वायर करें, संग्रहित करें, उसको अपने दिमाग में रिटेन करें, और फिर उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके हम डिसीजंस लें, प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और जिंदगी के अंदर जो डिफरेंट चैलेंजेस है उसको हम पार करें, उसको आगे बढ़ें। यह होता है नॉलेज।
जो हम किताबों में पढ़ते हैं, लोगों से सीखते हैं, सच हो ये जरूरी नहीं है, वो होती है नॉलेज। क्योंकि जो सच है वो एक मिस्टीरियस चीज है। नॉलेज आपका सच के जितना क्लोज हो उतनी उसकी अच्छी क्वालिटी होती है, और सच से जितना दूर हो वो उतना ही गलत है। नॉलेज को फिलोसोफर ने जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ कहा है। इसका मतलब कि नॉलेज में 3 कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 बिलीफ, कि जो भी इंडिविजुअल है वो विश्वास करे जो बात वो कह रहा है, जो स्टेटमेंट दे रहा है, जो आइडिया दे रहा है, उस पर विश्वास करने लायक हो। जैसे कि अगर आपने किसी व्यक्ति को मारते हुए देखा है और आप कॉन्फिडेंट हैं, आपका पूरा विश्वास है, तो वो एक पार्ट है, वो बिलीफ है। ये कभी भी अनबिलीवेबल नहीं होना चाहिए। दूसरा, वो सच होना चाहिए, ट्रुथ हो उसके अंदर होना चाहिए, वो रियलिटी से मैच करना चाहिए, वो झूठ नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप कहते हैं मैंने ए पर्सन को मारते हुए देखा है, और ए पर्सन तो उस दिन था ही नहीं शहर में, या मर चुका है, तो इसका मतलब वो सच नहीं है, झूठ है। या आप ये कहते हैं कि साहब पानी जो है 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करता है, चाहे आप जितने कॉन्विक्शन से करें, वो नॉलेज नहीं, क्योंकि ये झूठ है। थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जस्टिफिकेशन, जहां पे रीजन का इस्तेमाल किया जाता है। जो इंडिविजुअल है उसके पास में एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए, एक रीजन होना चाहिए कि जो बात वो कह रहा है वो सही है। जैसे कि आपको अगर मान लीजिए आपने विटनेस हैं किसी का मर्डर का, तो आपसे पूछा सकता है भाई आप वहां पे क्या कर रहे थे। आप कहते हैं साहब इंडिया दुनिया का बेस्ट कंट्री है। कारण बताइए भाई, क्यों बेस्ट कंट्री है? पाकिस्तान भी बोलेगा बेस्ट कंट्री, अमेरिका ही बोले बेस्ट कंट्री है। आप अगर रीजन देते हैं, जैसे आप कहते हैं भाई कि इंडिया अकेला कंट्री है जहां पे 1.45 बिलियन लोग जो हैं हार्मोनियसली एक कंट्री में रह रहे हैं, तो एक रीजन हो गया। आप एग्री करें ना करें, बट वो एक रीजन पे बेस्ड है। बिना जस्टिफिकेशन के कोई भी जो स्टेटमेंट है वो एक ओपिनियन है, वो नॉलेज नहीं है। तो नॉलेज के अंदर ये तीनों कंपोनेंट आ जाते हैं, जस्टिफिकेशन जहां रीजन का कंपोनेंट है, सच और बिलीफ, ये तीनों चीजें इसके अंदर होनी चाहिए नॉलेज में। अब हम बात करते हैं फैक्ट की। फैक्ट क्या चीज होती है? जो हाईएस्ट क्वालिटी की नॉलेज होती है, जो सच के सबसे करीब होती है, उसको हम कहते हैं फैक्ट, या तथ्य भी उसको कहा जाता है हिंदी में। ये ऑलमोस्ट 100% जो चीज सही हो उसको हम तथ्य मानते हैं। ये एक ऐसा स्टेटमेंट या असर्शंस होता है जिसको आप कोई भी वेरीफाई कर सकता है, और चाहे जितनी बार भी वेरीफाई करो वो सही मिलेगा। जैसे इंपेरिकल एविडेंस है, जैसे कि स्मोकिंग से कैंसर होता है, आप जितने लोग इसको वेरीफाई करेंगे सही मिलेगा। ऑब्जर्वेशन से आ सकता है, जैसे कि आप देखते हैं कि जो भी पैदा होता है उसकी मृत्यु होती है, जितने इंसान होते हैं वो एक दिन जरूर मरते हैं, वो भी एक सच है, क्योंकि ये आप कोई भी वेरीफाई कर सकता है। मैथमेटिकल जो चीज़ें हैं, जैसे कि 2 + 2 4 होता है, या पाइथागोरस थ्योरम है, वो भी सच है, क्योंकि जो चाहे वेरीफाई कर ले वो सही है। लॉजिकल रीजनिंग से भी हम कई चीज़ें ऐसी डिराइव करते हैं जो सच हैं, जैसे कि अर्थ राउंड होता है, ये भी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत रीजन पे बेस्ड है, जिसको कि आप कोई भी वेरीफाई कर सकता है, ये सच पाई जाएगी। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है वो सच जो होती है वो तब मानी जाती है, फैक्ट तब मानी जाती है जब वो ऑब्जेक्टिव हो। इसका मतलब कि इंडिविजुअल पे डिपेंड ना करे, चाहे जितने लोग उसको देखें वो सेम ऑब्जर्वेशन होगा, सेम रिजल्ट निकलेगा, उसको जो चाहे वेरीफाई करता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि फैक्ट के लिए किसी बिलीफ की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो फैक्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, सबके लिए सेम है, उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, और वो यूनिवर्सल होता है, वो चेंज नहीं होता है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, वो चेंज नहीं होगा, पाकिस्तान इंडिया कहीं भी है, कहीं चेंज नहीं होगा। अब जावेद साहब ने जो एग्जाम्पल दिया फेथ और बिलीफ के बीच में, उन्होंने कहा कि साहब नॉर्थ पोल है, इथोपिया गरीब कंट्री है, जर्मनी अमीर कंट्री है, ये एक्चुअली बिलीफ पे बेस्ड नहीं है, ये फेथ भी नहीं है, ये फैक्ट है। और जो भी चीज फैक्ट है, जो भी चीज ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए बिलीफ की जरूरत ही नहीं होती है। बिलीफ बिल्कुल अलग चीज है। जावेद साहब ने जो बात करी वो फैक्ट से कनेक्टेड है, और बिलीफ अलग चीज है। अब इसके पहले कि हम बिलीफ पे जाएं, सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई बिलीफ का क्या रोल रहता है सच को ढूंढने में।
इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करूंगा कि देखिए, एक पर्सन है जिसका नाम एक्स है, उसका मर्डर हो गया, गोली मार दी गई उसको जब वो अपने ऑफिस से घर आ रहा था। अब इसमें फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है, अगर हम ट्रुथ की बात करें तो पहला जो ट्रुथ है वो फैक्ट है, और वो ये है कि एक्स का मर्डर हो गया, ये एक सच है, ये फैक्ट है। क्योंकि आप देख रहे हैं, उसकी बॉडी देख सकते हैं, कैसे मर्डर हुआ देख सकते हैं, कोई उसको डिनाई नहीं कर सकता। एक्सेप्शनल केसेस में वो भी 100% सही नहीं है, मान लीजिए उसका कोई ट्विन हो या हम शकल हो तो भी हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, बट वो बहुत एक्सेप्शनल केसेस हैं। ऑलमोस्ट सच है, अगर उसकी बॉडी पड़ी हुई है आप उसको देख सकते हैं, इसका मतलब वो फैक्ट है। लेकिन दूसरा इसके साथ में एक और सच है, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसने इसको मारा, एक्स को किसने मारा, और उसके पीछे कारण क्या था, यह भी जानना जरूरी है, क्योंकि उस कारण के बेसिस पे ही उसको सजा होगी। अगर किसी ने सेल्फ डिफेंस में मारा तो उसको सजा नहीं होगी। तो हमें अगर सच को पूरी तरीके से जानना है तो फैक्ट केवल सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हमें यह भी पता करना है कि किलर कौन है और उसने मारा क्यों, ताकि हम उसको कानून के हिसाब से सजा दिला सकें। हम फैक्ट के बारे में ऑलमोस्ट 100% कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि जिसका मर्डर हुआ एक फैक्ट है, इसके बारे में कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। लेकिन किसने उसको मारा, जो कि सच का दूसरा पार्ट है, उसके लिए हमें बिलीफ पे और फेथ पे रिलाई करना पड़ेगा, क्योंकि इस बारे में फैक्ट हमें नहीं पता है। और यह सबसे बड़ा चैलेंज है सच को जानने में, क्योंकि किलर कौन है, मान लीजिए किसी शहर में हुआ, उसमें लाखों लोग रहते हैं, उसमें से कोई भी आदमी उसका मर्डर कर सकता है। इसलिए उसको आइडेंटिफाई करना, सच को पूरी तरीके से जानना बहुत बड़ा चैलेंज है, और किसी भी व्यक्ति को इस सच का पता नहीं है, मर्डरर जो है उसको छोड़ करके। और चाहे जितना भी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, शायद 100% पता चलना भी बहुत मुश्किल है कि किसने मारा है। लेकिन फिर भी हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, 100% ना भी कॉन्फिडेंट हो तब भी हम कातिल को ढूंढते हैं और उसको सजा दिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह हमें समझना पड़ेगा कि इस सच को जानने में बिना बिलीफ और बिना फेथ के हम इस रास्ते को तय नहीं करते। तो चलिए जानते हैं बिलीफ क्या होता है, जिसको हम विश्वास भी कह सकते हैं। देखिए, हम किसी भी चीज को अगर हम एक्सेप्ट करते हैं सच की तरह बिना प्रॉपर प्रूफ के, तो उसको बिलीफ कहा जाता है। कोई भी थॉट हो, आइडिया हो, ओपिनियन हो, जो आपको लगता सही है और वो प्रॉपर एविडेंस पे बेस नहीं है, प्रूफ पे बेस नहीं है, बल्कि आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, कल्चरल सोशल इन्फ्लुएंस पे बेस्ड है, एजुकेशन पे बेस्ड है, इंट्यूशन पे बेस्ड है, इमोशंस पे बेस्ड है, इंस्टिंक्ट पे बेस्ड है, ये सब चीजें बिलीफ होती हैं। तो आप अगर ये सोचते हैं कि कोई व्यक्ति, किसी आइडिया या इंस्टीट्यूशन पे आप विश्वास करते हैं, आपके पास 100% प्रूफ नहीं है, तो उसको हम बिलीफ कहते हैं। बिलीफ कई तरीके के हो सकते हैं। रैशनल हो सकते हैं, जब वो एविडेंस पे बेस्ड हो, लॉजिक पे बेस्ड हो, रीजनिंग पे बेस्ड हो, तब हम उसको रैशनल कहते हैं। कल्चरल हो सकते हैं, अगर हमारे सोसाइटी के अंदर कई चीज़ें सही मानी जाती हैं, जो हमारे वैल्यूज़ हैं, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, वो हम विश्वास कर सकते हैं, वो भी बिलीफ का पार्ट होते हैं। पर्सनल हो सकते हैं, अगर आपका किसी व्यक्ति के साथ पर्सनल इंटरेक्शन है और आपने कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किए हैं, कुछ आपने सोचा है, तो आपका बिलीफ उस पर बेस्ड हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरों से सीखें, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी आप बिलीफ को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन बिलीफ आपका इररेशनल भी हो सकता है, जहां पे आप बिलीव करते हैं बिना किसी एविडेंस के, लॉजिक के, रीजनिंग के, और इस इररेशनल बिलीफ को हम अक्सर फेथ कहते हैं। अब जैसे एक सिंपल एग्जांपल लीजिए, आप अपने फादर के कही हुई बात पे विश्वास करते हैं। फादर ने कहा कि उन्होंने इस इंसिडेंट को देखा है और उन्होंने देखा कि भाई कोई व्यक्ति ए है जिसने कि मर्डर किया एक्स का। आप मान लेते हैं उसको, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके पिताजी आपसे सच बोलेंगे। यह एक इंपॉर्टेंट चीज है। हो सकता है कि आपके पिताजी अदरवाइज झूठ बोलते हो सकता है कि वो क्रिमिनल भी हो सकते हैं, मर्डरर भी हो सकते हैं, हो सकता है आपके पिताजी करप्ट भी हों, लेकिन आपको मालूम है, आपको विश्वास है कि पिताजी आपसे सच बोलेंगे।
और अगर आपका ये विश्वास है जिसमें आपने कोई स्टडी नहीं की, एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है, तो उसको हम फेथ कहते हैं। तो इस तरीके से फेथ एक ऐसा बिलीफ है जो आपके इमोशन से और फीलिंग से आता है, और उसके लिए अक्सर आपके पास में एडिक्वेट रीजंस नहीं होते, आप उसको प्रूफ नहीं कर सकते। लेकिन फेथ बड़ा स्ट्रांग विश्वास होता है, बहुत स्ट्रांग कॉन्फिडेंस आपका होता है किसी भी व्यक्ति के लिए, आइडिया के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए। वो स्पिरिचुअल कारण से हो सकता है, रिलीजियस कारण से हो सकता है, पर्सनल कॉन्विक्शन से हो सकता है। तो जब आपका विश्वास किसी इंपेरिकल स्टडी का मोहताज ना हो, किसी रीजन का मोहताज ना हो, वो सिर्फ आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से आता है। आपका कॉन्विक्शन है कि भाई मेरी वाइफ मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, मेरा बेटा मुझसे झूठ नहीं बोल सकता, जो कहेगा सही कहेगा, वो बेसिकली फेथ होता है। तो फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि बिना फेथ के दुनिया नहीं चल सकती, और ये बड़ा पर्सनल चीज होती है। देखिए, जैसे एक मैटर होता है, वो अपने एटीट्यूड को, अपने बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकता लोगों के हिसाब से, लेकिन इंसान अपने बिहेवियर को चेंज कर सकता है। एक आदमी किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बुरा हो सकता है, किसी को हमेशा झूठ बोल सकता है, लेकिन किसी के साथ कभी झूठ नहीं बोलेगा, हमेशा सच बोलेगा। आप वाल्मीकि का एग्जाम्पल देखें, वो एक तरफ तो डकैत थे, पैसा लोगों का लूट लेते थे, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने परिवार की देखभाल भी करते थे, उनको कभी झूठ नहीं बोलते थे, उनकी बहुत केयर करते थे। फेथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिलेशनशिप्स के लिए। बिना फेथ के ना तो बॉन्डिंग हो सकती है, ना ह्यूमन रिलेशनशिप बन सकते हैं, ना टीम वर्क हो सकता है। और फेथ ट्रस्ट पे बेस्ड होता है, और अगर आप एविडेंस इकट्ठा करने लगे तो फेथ टूट जाता है। जैसे अगर मान लीजिए आपके फादर हैं, अब आप कहें कि भाई ये मेरे फादर हैं कि नहीं है, अब उसके लिए साहब डीएनए टेस्ट होगा तब पता चलेगा, तो तुरंत ये विश्वास टूट जाता है। अगर आप अपना जो लवर है या स्पाउस है उसकी जासूसी करने लगे ये पता करने के लिए कि क्या वो सही है, क्या वो फेथफुल है, तो फेथ टूट जाता है। फेथ बिना एविडेंस के ही एग्जिस्ट करता है। फेथ जो होता है वो हमें जिंदगी में मीनिंग देता है, उसकी वजह से ही हमारी लाइफ में पर्पस होता है, वो हमें गाइड करता है। अगर फेथ हमारी लाइफ में नहीं है तो हमारी लाइफ में कोई कंफर्ट नहीं रह सकता। फेथ नहीं है तो हमारी लाइफ में स्ट्रेंथ नहीं रह सकती, क्योंकि फेथ लोगों को जोड़ता है, इंस्पायर करता है। तो दोस्तों, फेथ की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं कि फेथ जो है वो एक बेकार की चीज़ है, फेथ की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। फेथ कई तरीके के हो सकते हैं। रिलीजियस फेथ हो सकता है, भगवान पे आपका विश्वास हो, आत्मा, स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस पे विश्वास हो। पर्सनल फेथ हो सकता है, आप खुद पे विश्वास करते हैं, अपनी एबिलिटी पे विश्वास कर सकते हैं। लोगों पे विश्वास हो सकता है, फादर, मदर, दोस्त, पत्नी, लवर, बच्चे। इंस्टीट्यूशंस पे विश्वास कर सकते हैं, कंट्री पे, जुडिशरी पे, गवर्नमेंट पे। आइडियोलॉजीज पे आप फेथ रख सकते हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी है, कम्युनिज्म है, ऑनेस्टी है, रूल ऑफ लॉ है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो फेथ ना रखे। आपका फेथ इंटरपर्सनल भी हो सकता है, रिलेशनशिप पे हो सकता है, मैरिज पे, पेरेंट्स पे। तो फेथ जो है ऐसा विश्वास है जो बहुत ही डीप रूटेड है हमारे अंदर, बहुत अंदर, तो वो इतनी जल्दी हिलता नहीं है, क्योंकि उसमें केवल रीजन शामिल नहीं है, साथ साथ में इमोशन शामिल है। और जब इमोशन शामिल हो जाते हैं तो हम जुड़ जाते हैं अपने विश्वास के साथ में। वो आसानी से हमारे शरीर का पार्ट हो जाता है, हम उसको उतनी आसानी से निकाल नहीं सकते। और ये फेथ जो है हमारी हैप्पीनेस का और हमारे नॉलेज का एक बहुत बड़ा स्रोत होता है। बिना फेथ के ना तो आप खुश रह सकते हैं, ना आप नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं, जैसा कि हम आगे भी देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, फेथ जो है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है सच को जानने के लिए, हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए, आपको मैंने बताया कि किसी व्यक्ति एक्स का मर्डर हो गया, किसने किया हमें नहीं मालूम है, लेकिन हम इस सच को जानना चाहते हैं। तो कैसे हम जानेंगे? अगर आपने अपनी आंखों से एक्स का मर्डर होते हुए देखा कि ए व्यक्ति है जिसने मर्डर किया है, तो फिर क्या है कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहेंगे कि आपने मर्डर होते हुए देखा है, और कौन मर्डर है आपको मालूम है। या कोई सीसीटीवी फुटेज मिल जाए जिसमें मर्डर की फोटो आ जाए, तब भी आपको कॉन्फिडेंस आ सकता है।
लेकिन अगर आपने अपनी आंखों से देखा लेकिन आप उस व्यक्ति को पहचानते नहीं हैं, तो आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि आप दोबारा पहचानने में उसको भूल कर दें। अच्छा, आपने खुद नहीं देखा मर्डर को, लेकिन आपके किसी फैमिली मेंबर ने, या मान लीजिए आपके किसी दोस्त ने देखा है, या क्राउड ने देखा हुआ है, सैकड़ों लोगों ने देखा है, तो भी आपको इस बात का विश्वास रहेगा कि ए व्यक्ति ने मर्डर किया है, क्योंकि आप उन लोगों पर विश्वास करते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए कि जिसका मर्डर हुआ एक्स, वो आपका एक फ्रेंड है, और उसने बताया कि ये जो व्यक्ति ए है वो मुझे धमका रहा था कि मेरा मर्डर कर देगा, तो भी आपको लगेगा कि शायद ए ने मर्डर किया। आपके पास बहुत सबूत नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि चांसेस हैं कि उसने मर्डर किया होगा। तो इस तरीके से आप देखिए कि जो आपका विश्वास है, पर्सनल लेवल पे आप इन्वेस्टिगेशन जब करते हैं, तो आप अपने लेवल पे कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि मर्डर किसने किया। लेकिन अक्सर हमें, ना तो हम वहाँ प्रेजेंट रहते हैं, ना हमारा कोई दोस्त प्रेजेंट रहता है, तब हम कैसे ये कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं? हम इंस्टीट्यूशनल फेथ पे जाते हैं। जैसे अगर पुलिस ने किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया है, तो हमें लगता है उसने मर्डर किया होगा, क्योंकि हमें पुलिस पे विश्वास है। अगर मान लीजिए उस व्यक्ति को सजा हो गई सेशन कोर्ट ने, तो हमारा विश्वास थोड़ा और बढ़ जाता है, क्योंकि हम कोर्ट पे और ज़्यादा विश्वास करते हैं। अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उसका कन्विक्शन अपहेल्ड कर दिया, तो हमें बहुत कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कि हाँ, जरूर उसने किया होगा मर्डर। और अगर मान लीजिए कि उन्होंने इसको एक्विट कर दिया, तो हम सोचते हैं नहीं, वो तो इनोसेंट था, नहीं मरा, उसने नहीं मारा होगा। लेकिन सच क्या है हमें नहीं पता। हो सकता है कि मर्डर किया हो, सबूत ना हो, और वो बरी हो जाए। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो हमारी इंटायर सोसाइटी है वो बिलीफ पे बेस्ड है, क्योंकि सच हमें नहीं पता, बिना बिलीफ के नहीं चलेगा। डिग्री ऑफ बिलीफ अलग अलग हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी चीज़ के बारे में र्यूमर सुन रहे हैं, तो हो सकता है वो सही ना हो। आपके बड़ों ने कोई बात कही, कोई चीज़ कल्चर एंड ट्रेडिशन से आ रही है, मीडिया में आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे सुना कि साहब इसने जो है मर्डर किया है, तो भी आप विश्वास कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको इन सब चीज़ों पे कितना फेथ है। लेकिन अगर किसी फॉर्मल चैनल पे कोई चीज़ आती, मान लिया प्रिंट मीडिया में छप गया, या किसी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, या साइंटिफिक जर्नल में कोई बात अवेलेबल है, टेक्स्ट बुक में कोई बात अवेलेबल है, या स्क्रिप्चर्स में कोई बात अवेलेबल है, तो अक्सर हम उसको मानते हैं, उस पर हम विश्वास करते हैं। तो फेथ के बहुत सारे सोर्सेस होते हैं। और ट्रुथ जो है, मैंने जैसा आपको बताया कि जावेद अख्तर साहब की तरफ हर बार फैक्ट नहीं होता है। एक फैक्ट के साथ ट्रुथ का एक ऐसा एस्पेक्ट जुड़ा रहता है जिसके लिए हमें बड़ा डीप इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत होती है। जैसे कि सच कैसे पता चलता है इसमें? आपको तो पता नहीं, आपने देखा नहीं, ना कोई कैमरा था वहां पे, ना कोई विटनेस है, कैसे पता चलेगा कि किसने मर्डर किया है? तो पहले पुलिस क्या करती है कि पता करती है मोटिव किसका हो सकता है, किसको फायदा होगा इसके मरने से, किसने उसको धमकी दी थी। फिर वो कोशिश करती है कोई विटनेस मिल जाए, सीसीटीवी फुटेज मिल जाए, फिंगरप्रिंट मिल जाए। बुलेट का फॉरेंसिक टेस्ट करके भी पता चल सकता है कि कौन से बुलेट कौन से गन से फायर हुई। फिर वो क्या करते हैं कि एक स्टोरी क्रिएट करते हैं, जो जितनी भी उनके पास फैक्ट पता चले हैं उसको लॉजिकली कनेक्ट करते हैं। उसके बाद में फिर जिरह होती है, आर्गुमेंट्स होते हैं कोर्ट में। जो उनका वकील होता है एक्यूज का, वो अपने बारे में डिफेंस देता है, और जो गवर्नमेंट का प्लीडर होता है वो अपने बारे में डिफेंस देता है। उसी तरीके से जब हम सच का पता करते हैं, उसमें यह भी बड़ा अहम रोल रहता है कि भाई जो जज है उसका क्या कैरेक्टर, वो कितना ईमानदार है, चाहे वो हाई कोर्ट का हो चाहे लोअर कोर्ट का हो। क्योंकि अगर वो बेईमान है तो सब कुछ होते हुए भी आपको सही फैसला नहीं मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि चाहे किसी व्यक्ति को सजा हो जाए, चाहे किसी व्यक्ति को एक्विट कर दिया जाए, आप 100% श्योर नहीं हो सकते हैं कि सच क्या है, क्या वाकई में वो इनोसेंट था या वाकई में वो गुनाहगार था। आप देखिए, मर्डर्स होते हैं, 80-90% केस में सजा नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग इनोसेंट थे, क्योंकि एविडेंस नहीं था। तो हमारा जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो बिलीफ पे बेस्ड है, क्योंकि सच हमें नहीं पता। सच के जितना क्लोज हो, जितना सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, सच के उतना क्लोज होगा। और इसीलिए अगर हम सच का पता लगाना चाहते हैं तो हमें बिना बिलीफ के, बिना फेथ के हम सच का पता नहीं लगा सकते। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। चाहे साइंस कितना प्रोग्रेस कर जाए, चाहे हम कितने भी
रीजनेबल बन जाएं, हमें बिलीफ और फेथ के बिना ये दुनिया नहीं चल सकती। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कुछ कारणों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। 10 ऐसे कारण जो ये बताते हैं कि फेथ और बिलीफ ह्यूमन लाइफ में पूरी तरीके से अनअवॉइडेबल है। इसको हमें कंडेम नहीं करना चाहिए, इसको हमें समझना चाहिए, क्योंकि इसके बिना ना तो सच का पता लगाया जा सकता है, ना दुनिया चल सकती है। तो क्या ऐसे कारण हैं? तो हम 11 कारणों के बारे में बात करेंगे। पहला कारण यह है कि हम पास्ट में नहीं जा सकते। दोस्तों, कितना अच्छा होता है कि अगर कोई मर्डर हुआ है तो हम पास्ट में चले जाएं और पता कर लें कि भाई क्या हुआ था, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हमें रिलाई करना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन पे, दूसरों के स्टेटमेंट पे, जो कि सच भी बोल सकते हैं और झूठ भी बोल सकते हैं। इसी तरीके जो पास्ट में हो गया, बिग बैंग हो गया, इवोल्यूशन की जो थ्योरी है, या जो हिस्ट्री हुई जिसमें हम मुगलों ने क्या किया, राजपूतों ने क्या किया, हिंदुओं ने क्या किया, हम कभी भी पास्ट में नहीं जा सकते। और इसलिए बिना विश्वास के हम उस चीज को नहीं समझ सकते। बिना विश्वास के काम नहीं चलेगा। दूसरा, हम फ्यूचर के बारे में भी नहीं जान सकते। आगे क्या होने वाला है इसको पूरी तरीके से जानना संभव नहीं है। जैसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि एक जूता बनाने वाली कंपनी थी, उसने 2 सेल्समैन को एक अफ्रीकन कंट्री में भेजा पता करने के लिए कि वहाँ कितनी मार्केट है। वहाँ से जब ये सेल्समैन लौट के आए तो पहले सेल्समैन ने कहा कि साहब वहाँ पे कोई मार्केट नहीं, क्योंकि वहाँ कोई जूता पहनता ही नहीं है। दूसरे व्यक्ति ने कहा साहब वहाँ तो बड़ी ज़बरदस्त मार्केट है, क्योंकि वहाँ कोई जूता पहनता ही नहीं है। दोनों ने सेम चीज़ देखी, लेकिन एक ने प्रिडिक्ट किया कि बड़ी मार्केट है, एक ने कहा कोई मार्केट ही नहीं है। सच क्या है हमें नहीं पता। जब फैक्ट्री लगेगी तभी पता चलेगा कि भाई बिकेगा तो समझ लीजिए मार्केट है, नहीं बिकेगा तो मार्केट नहीं है। तो इसी तरीके से हमें पता ही नहीं रहता कि हम फ्यूचर में सक्सेस पाएंगे कि नहीं पाएंगे। जैसे आप कोई कंपटीशन दे रहे हैं, सफल होंगे कि नहीं देंगे। शादी हो रही है, सफल जाएगी कि नहीं जाएगी। आपकी रिलेशनशिप सही है कि नहीं, सही आदमी के साथ आपका प्यार है कि नहीं है। आप एक कोई फैक्ट्री सेटअप करने जा रहे हैं, वो चलेगी कि नहीं चलेगी, क्योंकि आपको मालूम है उसमें फेल्योर रेट बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी आपको विश्वास की जरूरत होती है। आपको अपने अंदर फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तभी आप इन चीज़ों के बारे में आगे बढ़ पाएंगे। तो बिना विश्वास के आप नहीं चल सकते। फिर फेथ और बिलीफ की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि हम दूसरों के थॉट्स को पढ़ नहीं सकते। कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है हमें कैसे पता? हमें विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरों के थॉट्स को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम किसी को प्यार करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, एक बॉन्ड बनाना चाहते हैं, टीम की तरह काम करना चाहते हैं, या किसी क्रिमिनल को पनिश करना चाहते हैं, तो हमें जानना जरूरी है कि उस समय उसके दिमाग में क्या चल रहा है। और उसके लिए कोई आज तक साइंटिफिक टूल डिजाइन नहीं हुआ कि पता चले कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम बिलीव करना सीखें। किस तरीके से हम बिलीव कर सकते हैं, किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं, उसके एक्शन से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि भाई उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वहां पे भी बिलीफ का बहुत रोल रहता है। तो फैक्ट्स जो होते हैं पूरी तरीके से हमें नहीं पता रहते हैं, और हमें फेथ और बिलीफ को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि जो लोगों के दिमाग है, ऐसी कोई साइंटिफिक मशीन नहीं है जो उसको पढ़ सके। चौथा इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो है इनर सेटिस्फैक्शन, जिसमें बिलीफ का होना, फेथ का होना बहुत जरूरी है। देखिए, हम में से हर एक व्यक्ति चाहता है सच का पता करना, सही काम करना। हम चाहते हैं सोसाइटी में जस्टिस हो, क्योंकि जब चीजें सही होती हैं, एथिकल होती हैं, जस्टिस होता है, तो हमें आत्मा को अंदर से शांति मिलती है। जॉली एलएलबी एक पिक्चर आई थी, आपने शायद देखा होगा, जहां पे जो लॉयर होते हैं, जो हीरो है, उसको कुछ नॉलेज नहीं होती है, लेकिन उसके पास एक ऑफर आता है बहुत बड़े ब्राइब का। वो उसको ठुकरा देता है, अपनी जान की बाजी लगा के भी वो न्याय दिलाने की कोशिश करता है जो लोग सड़क दुर्घटना में मारे गए थे, बहुत ही अमीर आदमी के द्वारा, क्योंकि इस चीज से उसको इनर सेटिस्फैक्शन मिलता है। ऐसा कहते हैं कि आप घोड़े से गिर के उठ सकते हैं, अपनी नजरों में गिर गए तो आप नहीं उठ पाएंगे। जीसस क्राइस्ट ने कहा था कि कोई फायदा नहीं है कि अगर आपको सारी दुनिया मिल जाए, लेकिन अगर आपकी आत्मा जो है वो आप खो दें उसको। तो इसीलिए जरूरी है कि हम फेथ रखें। फेथ का रोल यहां भी इंपॉर्टेंट होता है कि हम दुनिया पे, दुनिया की अच्छाइयों पे, लोगों पे फेथ रखें, क्योंकि बिना फेथ के इनर सेटिस्फैक्शन पॉसिबल नहीं है।
दोस्तों फेथ की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, बिलीफ की इंपॉर्टेंस होती है जो नॉलेज में और फैक्ट में जो गैप है उसको फिल करने के लिए, क्योंकि साइंस जो है वो सारे सच को रिवील नहीं कर सकती। अब से अगर हम 100 साल बाद भी देखें तो सारी चीज़ें नहीं पता कर सकते। जैसे यूनिवर्सल इनफाइनाइट है वैसे नॉलेज भी इनफाइनाइट है। इसीलिए हमें बिलीफ का सहारा लेना पड़ता है। जहाँ पे साइंस नहीं प्रेजेंट है वहाँ पे अक्सर जो हमारे सीनियर्स होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उन पे हम विश्वास करते हैं, उन पे ट्रस्ट करते हैं, हमारे कल्चर पे ट्रस्ट करते हैं, ट्रेडिशंस पे ट्रस्ट करते हैं कि भाई ये चीज़ हज़ारों साल से चली आ रही है तो ये सही होगी। तो जैसे मान लीजिए खाने की हैबिट्स है, मैरिज इंस्टीट्यूशन है, लिव इन रिलेशनशिप हो, या क्या हमें ड्रेस करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं अपने ट्रेडिशन से। क्यों सीखते हैं? क्योंकि ये चीज़ें हज़ारों साल से चली आ रही है और अच्छे परिणाम दे रही है। तो हमें लगता है कि हमें इस पर बिलीव करना चाहिए, हमें इसको फॉलो करना चाहिए, साइंटिफिक एविडेंस हो या ना हो। एथिक्स और मॉरल जो है उसका भी बड़ा गहरा रिश्ता है हमारे विश्वास से। साइंस आपको ये तो बता सकती क्या है, लेकिन साइंस आपको ये नहीं बता सकती क्या होना चाहिए। और एथिक्स और मॉरल के अंदर आपको अपना पर्सनल इंटरेस्ट सेक्रीफाइस करना पड़ता है सोसाइटी के लिए, देश के लिए और लोगों के लिए। और ये रीज़न से ये चीज़ जस्टिफाई नहीं की जा सकती, क्योंकि जब भी आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे तो आप यही पाएंगे कि सेल्फ सेक्रीफाइस का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इसीलिए सेल्फ सेक्रीफाइस करने के लिए, मॉरल लाइफ को फॉलो करने के लिए भी फेथ की ज़रूरत होती है। जब आपको ऐसा लगे कि हमें सही करना चाहिए, सही काम करना ही सही है, चाहे हमें कोई फ़ायदा हो चाहे ना हो, और ये विश्वास अगर आपके अंदर होगा तभी भी आप मॉरल हो सकते हैं। दोस्तों सातवीं इंपॉर्टेंट चीज़ है कि साइंस जो है कोई जादू की छड़ी नहीं, उसकी बड़ी सारी लिमिटेशन है। साइंस का इस्तेमाल वहाँ नहीं हो सकता जब हम चीज़ों को मेज़र ना कर सकें, क्योंकि साइंस का मैथमेटिक्स के साथ बड़ा क्लोज कोरिलेशन है। जैसे हैप्पीनेस है, लव है, पीस ऑफ माइंड है, सेटिस्फैक्शन, उसको आप कैसे मेजर करेंगे, उसका कैसे हम मैथमेटिकल नंबर निकाल के लाएंगे। दूसरी बात है कि साइंस हमेशा स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से जनरल कंक्लूजन पे जाता है। कुछ आपने चीज़ें ऑब्जर्व की 100-200 केसेस और उसके बेसिस पे आपने जनरल कंक्लूजन ड्रॉ किया, वो हर एक इंडिविजुअल के लिए सही हो ये चीज़ जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि चैरिटी, दान देने से आप खुश होते हैं या जब आप खुश होते हैं तो दान देते हैं, इसका कोई यूनिवर्सल फार्मूला नहीं है। कुछ लोग खुश होते हैं तो दान देते हैं, कुछ लोग दान देने से खुशी मिलती है। आप किस कैटेगरी में आते हैं ये सिर्फ आप जानते हैं। तो हर चीज़ को साइंस जो है वो स्टैब्लिश नहीं कर सकती, क्योंकि साइंस नंबर्स पे डिपेंड करती है और जनरल कंक्लूजन दे सकती, स्पेसिफिक आपके लिए क्या वैलिड है नहीं बता सकती। आठवां बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रीजन और ट्रुथ, कई बार इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि जो रीजन होता है हमेशा सच नहीं बताता है। आपने देखा होगा कोर्ट में जो जिरह होती है उसमें जावेद साहब ने जो बातें की वो सब चीज़ें होती हैं, रीज़न होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, विटनेस के स्टेटमेंट होते हैं, सब चीज़ होता है। लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे अक्सर अगर आप जो लॉयर्स हैं, जो जिनके पास में पैसा है, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो अक्सर ऐसे लॉयर्स को हायर करते हैं जो बढ़िया तरीके से रीज़न करते हैं, एविडेंस को मैनेज कर लेते हैं और वो सच को झूठ, झूठ को सच बना देते हैं। तो इस तरीके से हमें समझना पड़ेगा कि जब रीजन के बीच में बैटल होती है तो सच नहीं जीतता है, जो स्ट्रांग रीजन होता है वो जीतता है। और हमारे लिए सच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रीजन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने अपनी आंखों से मर्डर को होते हुए देखा है तो फिर चाहे सुप्रीम कोर्ट भी उस आदमी को बरी कर दे जिसको आपने देखा मर्डर करते हो, आप तो कभी विश्वास नहीं कर सकते। नवा बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है वो है फेक साइंटिफिक रिसर्च का। दोस्तों अगर आप धर्म पे विश्वास नहीं करते हैं तो किस पे विश्वास करेंगे? शायद साइंटिफिक जर्नल पे विश्वास करेंगे, साइंटिफिक स्टडीज पे विश्वास करेंगे, लेकिन वहां पर भी बहुत सारा मैनिपुलेशन होता है, एविडेंस का, डेटा का, सैंपल का। बहुत सी मोटिवेटेड रीजनिंग होती, पहले से हमने डिसाइड कर लिया कि हमको ये प्रूफ करना है और उसी हिसाब से हम चीज़ों को मैनेज करते हैं। एक किताब है ह्यूमन काइंड, जिसके ऑथर हैं रगर ब्रैगमैन। उन्होंने बहुत सारी जो स्टडीज़ हैं, साइकोलॉजिकल स्टडीज़ हुई हैं, जैसे स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट हुआ था जो कि स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर फिलिप जिम्बार्डो ने किया था, रॉबर्ट्स केव एक्सपेरिमेंट हुआ था जो मुजफ्फर शरीफ ने किया था, जो कि सारी दुनिया में सही मानते हैं लोग उसको, और हर साइकोलॉजी किताब में मिलेगा। उन्होंने इस बात को इस्टेब्लिश किया कि किस तरीके से उनको मैनिपुलेट किया गया एक्सपेरिमेंट को।
नेचर जो कि दुनिया की सबसे रिस्पेक्टेड साइंस मैगजीन मानी जाती है, उसमें दिसंबर 2023 में एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें बताया गया कि 2013 में करीब जो साइंटिफिक पेपर पब्लिश हुए हैं वर्ल्ड में 1000 रिट्रैक्शंस हुए। 2022 में ये नंबर 4000 हो गया और 2023 में 10,000 रिट्रैक्शन हुए। मतलब कि जो साइंटिफिक स्टडी पब्लिश हुई उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये स्टडी सही नहीं है। तो आप सिर्फ साइंटिफिक जर्नल पे भी अगर कोई चीज़ पढ़ते हैं तो आप उसको विश्वास नहीं कर सकते, हो सकता है स्टडी फेक हो, तो आपको विश्वास तो करना पड़ेगा। तो अगर आप साइंस के भी व्यक्ति हैं तो भी बिना विश्वास के आप नहीं रह सकते, कहने का मतलब यह है। 10वीं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यह है दोस्तों कि सच ऐसे हमें पता नहीं चलता। सच के लिए बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, बहुत समय देना पड़ता है, उस कॉस्ट उसमें खर्चा होती है, नॉलेज चाहिए होती है, बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत होती है। और यह संभव नहीं है कि हम हर फील्ड में वो नॉलेज एक्वायर कर सकें। अब अगर आपको दवा लेनी है तो आपको डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, आपको एमबीबीएस करने की जरूरत नहीं, एमडी करने की जरूरत नहीं है, आपको स्पेशलिस्ट को ट्रस्ट करना पड़ेगा। उसी तरह जिंदगी में अगर कुछ आप सीखना चाहते हैं तो आप जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको आप ट्रस्ट करेंगे, उनसे सीखेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों बिना ट्रस्ट के दुनिया नहीं चल सकती है। फाइनली हमें यह समझना पड़ेगा कि जिंदगी का मकसद क्या है। सच ढूंढना एक मकसद है, लेकिन असली में सबसे बड़ा मकसद होता है कि जिंदगी में हम हैप्पीनेस या खुशी को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, पेन को मिनिमाइज करना चाहते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें तो उसके लिए क्या है कि हमारी इंटीमेट रिलेशनशिप्स होनी चाहिए, लोगों के साथ अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी है कि जो सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, कल्चर्स हैं, उसको हम फॉलो करें, हर चीज़ को क्वेश्चन ना करें। क्योंकि हैप्पीनेस हमारी लाइफ का बहुत बड़ा गोल है। अगर आप सच बोलने के चक्कर में लोगों को बोलना कि भाई तुम ये सब कर रहे हो गलत है, उस चक्कर में सबसे दूर हो जाएं, आपको आइसोलेट कर दिया जाए, तो फिर आपकी ज़िंदगी से अगर हैप्पीनेस चली गई तो आपको क्या ज़िंदगी में खुशी रह गई। सोक्रेटिस से एक बार पूछा किसी ने कि क्या हमें शादी करनी चाहिए, तो सोक्रेटिस ने कहा यस, बिल्कुल शादी करो। अगर अच्छी पत्नी मिल गई तो खुश हो जाओगे, और अगर बुरी पत्नी मिल गई तो फिलोसोफर बन जाओगे। तो ऐसी फिलॉसफी का क्या फ़ायदा है जिससे आपकी लाइफ मिजरेबल हो जाए। तो ये भी चीज़ है कि ज़िंदगी में अगर हम हैप्पीनेस चाहते हैं तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम लोगों पे ट्रस्ट करना सीखें, विश्वास करना सीखें, कल्चर एंड ट्रेडिशंस पे फेथ बनाए रखें। ये भी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस तरीके से आज का जो वीडियो था उसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें सीखी। पहली बात तो ये है कि हमने ये समझा कि फेथ और बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट हैं अच्छी लाइफ जीने के लिए। और हमारी ज़िंदगी जो है अगर हम प्योर रीज़न पे चलाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं चल सकती है, क्योंकि प्योर रीज़न जो है वो हमें सच ढूंढने में पूरी तरीके से मदद नहीं कर सकता। बिलीफ का बहुत बड़ा रोल रहता है, फेथ का बहुत बड़ा रोल रहता है अगर हम अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं या सच को भी ढूंढना चाहते हैं। देखिए बिलीफ और फेथ में कोई बहुत फ़र्क नहीं है। बिलीफ जो है उसका फाउंडेशन होता है रीज़न, लेकिन साथ में इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए। अगर कोई चोर डकैत अच्छा रीज़न भी देता हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हम उस व्यक्ति को विश्वास नहीं करते हैं। तो इमोशंस का भी वहाँ कंपोनेंट आ जाता है। और फेथ के अंदर डोमिनेंट क्या होता है, इमोशंस होते हैं, लेकिन वहाँ भी रीज़न होता है। आप अपने पिताजी पे बहुत विश्वास करते हैं, अपने पत्नी पे बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कोई एविडेंस मिल जाए जिससे पता चलो झूठ बोल रहे हैं, फिर आप विश्वास नहीं करेंगे। तो फेथ भी ब्लाइंड नहीं होता है, लेकिन उसका बेसिस होता है इमोशंस, रीजन सेकेंडरी होते हैं। दोनों की जरूरत होती है अगर आप चाहते हैं लाइफ में इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो और आप एक हैप्पी लाइफ लीड करें। सच की जहां तक बात है वो हमारी लाइफ का मेन गोल है, क्योंकि हम झूठ पे कभी विश्वास नहीं कर सकते, और सच ढूंढने के लिए फेथ की, ट्रस्ट की, बिलीफ की जरूरत होती है। तो इसलिए दोस्तों आप फेथ अगर करें तो बिना रीजन के ना करें, और अगर रीजन नहीं है, मान लीजिए आप विश्वास भी करते हैं, तो अगर काउंटर रीजन आपको मिल जाए तो फिर आपको ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए, उस फेथ को छोड़ देना चाहिए जो कि प्रूफ हो चुका है कि वो गलत है।
और उसी तरीके से जब हम रीज़न की बात करें तो सिर्फ रीज़न पे हमें ज़िंदगी को नहीं चलाना चाहिए, बल्कि ये भी देखना चाहिए कि जो व्यक्ति रीज़न दे रहा उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। ब्लाइंड फेथ उतना ही बुरा है जितना कि जो रीज़न बेस्ड लाइफ है। हमें फेथफुल रहने की ज़रूरत है, विश्वास लोगों का मेंटेन करने की ज़रूरत है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम एक सिनर्जी क्रिएट करें रीज़न और इमोशंस के बीच में, दिल और दिमाग के बीच में, क्योंकि जब ये दोनों चीज़ें एक साथ चलेंगी तभी हम बेस्ट लाइफ को लीड कर पाएंगे, इंटेलेक्चुअली भी ग्रो कर पाएंगे और खुश भी रह पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज का ये बहुत लंबा वीडियो है, आप लोगों ने देखा होगा इसको और इस बात को समझा होगा कि ज़िंदगी में फेथ और बिलीफ की क्या इंपॉर्टेंस है। ऐसे लोगों को बीमार कहना सही नहीं है, इसको हमें प्रॉपरली समझने की ज़रूरत है। हाँ, ब्लाइंड फेथ नुकसानदेह है, लेकिन उतना ही प्योरली रैशनल होना या प्योरली रीज़न पे रिलाई करना भी डेंजरस है। हम दोनों को मिला के चलें तभी हम बेस्ट लाइफ को लीड कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको आप शेयर करें और अपने कमेंट से हमें अवगत कराएं। अगर कोई डाउट्स हो उसको भी आप पूछें, हम उसका बेस्ट आंसर करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।